वर्ष 1927 में पहली बार गिरफ्तारी के बाद जेल में खींची गई भगत सिंह की यह तस्वीर बहुत कुछ बोलती है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। दोस्तों, लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई, लेकिन जेल के कैदियों को थोड़ा अजीब सा लगा जब 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने उनसे आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्होंने कारण नहीं बताया, उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि ऊपर से आदेश है। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है। जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। कैदियों ने बरकत यानी उस नाई से आग्रह किया कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें लाकर दे दे, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि कभी वे भगत सिंह के साथ जेल में रहा करते थे। बरकत यानी कि वह नाई भगत सिंह की कोठरी में गया और वहां से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गया कि किसका इस पर अधिकार होगा। कुछ समय बाद सारे कैदी चुप हो गए। उनकी निगाहें उनकी कोठरी से गुजरने वाली रास्तों पर लगी हुई थी, जिस रास्ते से गुजरकर भगत सिंह और उनके साथी फांसी के लिए ले जाए जाने वाले। एक बार पहले जब भगत सिंह उसी रास्ते से जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? तब भगत सिंह का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, ना कि अदालत में अपील करने से। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि एक बार उन्होंने अपने स्कूल के साथी जयदेव कपूर को लिखा था कि वो उनके लिए कार्ल लिब्नेखत की मिलिट्रिज्म, लेनिन की लेफ्ट विंग कम्युनिज्म और ऑप्टन सिंक्लेयर का उपन्यास द स्पाई कुलबीर के जरिए भिजवा दें। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी से आदी ही चल रहे थे। भगत सिंह का जेल में जीवन काफी कठिनता पूर्वक बीत रहा था। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कटोरी में बस इतनी ही जगह थी कि उनका 5 फुट 10 इंच का शरीर बमुश्किल से उसमें अट पाए। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। जब मेहता जी भगत सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराकर मेहता जी का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए कि नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दे दी तो वो उसी वक्त उसे पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज्यादा समय ना बचा हो। मेहता ने उनसे पूछा कि आप देश को कोई संदेश देना चाहोगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर कहा कि सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद भगत सिंह ने मेहता से कहा कि वो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को मेरा धन्यवाद पहुंचा दे, जिन्होंने मेरे केस में गहरी रुचि ली थी। भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने के लिए वहां उनकी कोठरी में पहुंचे और राजगुरु से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम लोग जल्द मिलेंगे। सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से वो कैरम बोर्ड ले जाएं जो उन्होंने कुछ महीने पहले दिया था। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से पहले 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दी गई किताब के कुछ पन्ने ही पढ़ पाए। उनके मुंह से निकला, क्या आप मुझे इस किताब का एक अध्याय भी खत्म करने नहीं देंगे? भगत सिंह ने जेल के मुस्लिम सफाई कर्मचारी बेबे से अनुरोध किया कि वो उनके लिए उनको फांसी दिए जाने से एक दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाके खिलाएं। लेकिन बेबे भगत सिंह की ये इच्छा पूरी नहीं कर सके, क्योंकि भगत सिंह को 12 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला ले लिया गया और बेबे जेल के गेट के अंदर नहीं घुस पाए। थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे और वो वहीं पर एक गीत गुनगुना रहे थे। कभी वो दिन भी आएगा कि जब हम आज़ाद होंगे, ये अपनी ही ज़मीं होगी, ये अपना ही आसमां होगा। फिर इन तीनों क्रांतिकारियों का एक एक करके वजन लिया गया। इन सबसे कहा गया कि अपना आखिरी स्नान करे। फिर उनको काले कपड़े पहनाए गए, लेकिन उनके चेहरे खुले ही रहने दिए गए। जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो चरत सिंह ने भगत सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा कि वाहे गुरु को याद कर लो। भगत सिंह बोले, पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं उनसे माफी मांगू तो वो कहेंगे कि इससे बड़ा डरपोक कोई है ही नहीं। इसका अंत नजदीक आ रहा है, इसलिए ये माफी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी में 6 बजा, कैदियों ने दूर से आती हुई पैरों की आवाजें सुनी और उनके साथ भारी बूटों के जमीन पर पड़ने की आवाजें भी आ रही थी। साथ में एक गाने का भी एक दबा स्वर सुनाई दे रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
और तभी अचानक जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद हो के नारे सुनाई देने लगे। फांसी देने के लिए मसीह जल्लाद को लाहौर के पास शहादरा से बुलाया गया था। लाहौर जिला कांग्रेस के सचिव पिंडी दास सोंधी का घर लाहौर सेंट्रल जेल से बिल्कुल लगा हुआ था। भगत सिंह ने इतनी जोर से इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया कि सोंधी के घर तक उसकी आवाज़ पहुंच गई। उनकी आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे। तीनों युवा क्रांतिकारियों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ पैर बांध दिए गए। तभी जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने सबसे पहले फांसी पर लटकने की हामी भरी। जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खींच काफ़ी देर तक उनके शव तख्तों पर ही लटकते रहे। अंत में उन्हें नीचे उतारा गया। एक जेल अधिकारी पर इस फांसी का इतना असर हुआ कि जब उससे कहा गया कि वो मृतकों की पहचान करे तो उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसे उसी जगह उसके काम से निलंबित कर दिया गया। एक जूनियर अफसर ने इस काम को अंजाम दिया। पहले योजना ये थी कि सबका अंतिम संस्कार जेल के अंदर ही किया जाए, लेकिन फिर ये विचार सबको त्यागना पड़ा जब अधिकारियों को यह आभास हुआ कि जेल से धुआं उठते देख बाहर खड़ी भीड़ जेल पर हमला कर सकती है। इसलिए जेल की पिछली दीवार तोड़ दी गई। उसी रास्ते से एक ट्रक जेल के अंदर लाया गया और उस पर बहुत अपमानजनक तरीके से उनको शवों को एक सामान की तरह उसमें डाल दिया गया। पहले तय हुआ कि उनका अंतिम संस्कार रावी के तट पर किया जाएगा, लेकिन रावी नदी में पानी बहुत कम था, इसलिए सतलुज के किनारों पर शवों को जलाने का फैसला लिया गया। उनके पार्थिव शरीर को फिरोजपुर के पास सतलुज के किनारे लाया गया। तब तक रात के 10 बज चुके थे। इसी बीच उसी समय उप पुलिस अधीक्षक कसूर सुदर्शन सिंह ने कसूर गांव से एक पुजारी जगदीश अचरज को बुला लाए। अभी उनमें आग लगा ही गई थी कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया। जैसे ही ब्रितानी सैनिकों ने लोगों को अपनी ओर आते देखा तो शवों को वहीं छोड़कर अपने वाहनों की तरफ भागे। सारी रात गाँव के लोगों ने उनके शव के चारों ओर पहरा दिया। अगले दिन दोपहर के आसपास जिला मजिस्ट्रेट के दस्तखत के साथ लाहौर के कई इलाकों में नोटिस चिपकाए गए, जिनमें बताया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का सतलुज के किनारे हिंदू और सिख रीति से अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इस खबर पर लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया थी और लोगों ने कहा कि इनका अंतिम संस्कार करना तो दूर, उन्हें पूरी तरह जलाया भी नहीं गया। जिला मजिस्ट्रेट ने इस बात का विरोध किया, लेकिन किसी ने भी उन पर विश्वास नहीं किया। इन 3 वीरों के सम्मान में 3 मील लंबा शोक जुलूस नीला गुंबद से शुरू हुआ। पुरुषों ने विरोध स्वरूप अपनी बाहों पर काली पट्टियां बांध रखी थी और महिलाओं ने काली साड़ियां पहन रखी थी। लगभग सब लोगों के हाथ में काले झंडे थे। जैसे ही फूलों से ढके 3 ताबूतों में उनके शव वहां पहुंचे, भीड़ भावुक हो गई। लोग अपने आंख के आंसू को रोक नहीं पाए। वहीं पर एक मशहूर अखबार के संपादक मौलाना जफर अली ने एक नज्म पढ़ी जिसका लबो-लुबान था, किस तरह इन शहीदों के अधजले शवों को खुले आसमान के नीचे जमीन पर छोड़ दिया गया। उधर वार्डन चरत सिंह सुस्त कदमों से अपने कमरे में पहुंचे और फूट फूट कर रोने लगे। अपने 30 साल के करियर में उन्होंने सैकड़ों फांसियां देखी थी, लेकिन किसी ने मौत को इतनी बहादुरी से गले नहीं लगाया था जितना भगत सिंह और उनके साथियों ने लगाया। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि 16 साल बाद उनकी शहादत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत का एक कारण साबित होगी और भारत की जमीन से सभी ब्रिटिश सैनिक हमेशा के लिए चले जाएंगे। दोस्तों, भारत को आज़ाद कराने में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने महान बलिदान दिए हैं, जिन्हें हम कभी नहीं भुला पाएंगे। हमें गर्व महसूस होता है कि हमने उस देश में जन्म लिया जहाँ के लोगों ने आज़ादी के लिए अपनी मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया। दोस्तों, हमें भगत सिंह से एक बात सीखनी चाहिए कि लाइफ में एक गोल जरूर अचीव करना चाहिए। भाइयों, मुझे बहुत दुख होता है कि आज भी कई लोग जो हैं वो भगत सिंह को एक आतंकवादी मानते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने बम फोड़ा, उन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की, इसलिए वो एक आतंकवादी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगत सिंह अपनी बात को पूरे देशवासियों के सामने रखने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। उनके पास सिर्फ एकमात्र यही रास्ता बचा था कि वो कोई ऐसा काम करे जिसके कारण उन्हें अदालत में पेश होना पड़े और उनकी बातों को जनता तक पहुँचाया जा सके। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं कि भगत सिंह एक आतंकवादी थे तो ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अगर भगत सिंह उस असेंबली में बम नहीं फोड़ते तो लोगों को पता नहीं चल पाता कि भगत सिंह और उनके साथियों का मकसद क्या है। उस समय तो लोग अंग्रेजों को ही अपना सरकार मान चुके थे और वो जानते थे कि ना कभी अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएंगे और ना ही वो कभी आज़ाद होंगे। अब 200 साल तक गुलामी सहते सहते रहने के कारण लोगों के मन में यह मानसिकता आ चुकी थी कि अब अंग्रेज यहीं पर हमेशा रहेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने ऐसे बदलाव लाने की कोशिश की। दोस्तों, मुझे गर्व होता है कि मैं एक भारतीय हूँ। मुझे भारतीय होने पर बहुत बड़ा गर्व है और अगर आपको भी गर्व है आपके भारतीय होने पर तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।
इस वीडियो को हर उस बंदे तक पहुंचाइए जो कि एक भारतीय है, ताकि लोगों को पता तो चल सके हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इन लोगों का कितना बड़ा महत्व था। और एक बात सुनो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि ऐसी ही पावरफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।